हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे अपने मैनेजर के साथ थाईलैंड जाना पड़ा। होटल के मसाज पार्लर में कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे होश उड़ गए। उस रात बॉस ने मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। मैं भी उनको रोकना नहीं चाहती थी। वो धीरे धीरे अपनी उंगलियों से मेरे होठों को सहलाने लगे थे। मैं पूरी तरह मदहोश हो चुकी थी। उस रात बॉस ने मुझे 3 बार हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। मुझे इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए थे। काम बहुत ज़्यादा था और मैं दिन रात मेहनत करके एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। फाइनली वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और क्लाइंट को डिलीवर कर दिया गया। क्लाइंट बहुत खुश हुआ और उसने झट से प्रोजेक्ट की पूरी पेमेंट भी कर दी। इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुली कंप्लीट होने की खुशी में हमारी कंपनी की ओर से एक वीकेंड पार्टी का प्लान किया गया, लेकिन पार्टी एक 5 स्टार होटल में रखी गई थी। मुझे तो वहाँ जाना ही था क्योंकि मैं शुरू से ही इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी। मेरे मैनेजर ने मुझे ख़ास तौर पर बुलाकर कहा था, पूजा, तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट संभव नहीं था और मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। ऐसा समझ लो ये पार्टी सिर्फ तुम्हारे लिए ही रखी गई है। तुम्हें ज़रूर आना होगा। वहाँ पर मैं तुम्हें और भी सीनियर लोगों से भी मिलवाऊँगा जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छे होंगे। मैंने कहा, थैंक यू सर, आई विल बी देयर। जिहान मेरा मैनेजर था। लंबा कद, गोरा, क्लीन शेव, बहुत ही हैंडसम और सौम्य स्वभाव का था। उसका व्यक्तित्व हर किसी को उसकी ओर देखने पर मजबूर कर देता था। सुना है वो वाइस प्रेसिडेंट का बहुत ख़ास था। वो किसी भी नए प्रोजेक्ट के क्लाइंट मीटिंग में जिहान को ही भेजते थे। जिहान इसमें सफल रहता था, इसलिए मैनेजमेंट उससे बहुत खुश थी। मैंने अपने एक ऑफिस कलीग से पूछा कि वो भी पार्टी में आ रही है या नहीं, तो वो बोली, अरे जिहान ने बुलाया है और हम ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। जिहान बहुत ही मिलनसार और खुशमिजाज इंसान था। वो शादीशुदा नहीं है क्या? मैंने पूछा। एचआर वाली मैम तो कह रही थी कि शादीशुदा है, पर उसकी पत्नी कहीं और नौकरी करती है, सुना है। अक्सर यहाँ किसी न किसी नए कर्मचारी के साथ उसकी दोस्ती रहती है, लेकिन बंदे की पर्सनैलिटी में दम है। उसके साथ काम करने के लिए ऑफिस की कई लड़कियां तरसती हैं। क्या तेरा भी कोई चक्कर रहा है जिहान के साथ? मैंने मजाक में कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर ये सब बातें छोड़ और बता, तू आ रही है ना पार्टी में? 100% आ रही हूँ। पार्टी के लिए सैटरडे का दिन तय हुआ था। मैं सैटरडे की रात पार्टी में गई। मैंने पार्टी के लिए अलग से मेकअप नहीं किया था, बस वही जो नॉर्मल ऑफिस जाने के लिए करती थी। मैं नेवी ब्लू कलर की एक पार्टी वियर में थी और थोड़ी देर से पहुंची। मैंने देखा जिहान के आसपास 4-5 लड़कियां पहले से ही बैठी थीं। मुझे देखकर वो फौरन मेरे पास आकर बोला, वाह पूजा, तुम तो बहुत कमाल की लग रही हो, आओ हमारे साथ बैठो। जिहान मेरा हाथ पकड़कर मुझे वाइस प्रेसिडेंट के पास ले गया। उन्होंने मुझे देखकर कहा, यू आर लुकिंग ग्रेट। जिहान हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है। तुम्हारी रिपोर्ट्स भी एक्सीलेंट हैं। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और फिर अपनी एक कलीग के साथ टेबल पर आ गई। जिहान भी वहीं पर आ गया। हॉल में हल्की हल्की रंगीन रोशनी थी और सॉफ्ट म्यूज़िक भी चल रहा था। कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स का दौर चल रहा था। जिहान ने मुझसे पूछा, तुम क्या लोगी? मैं कोल्ड ड्रिंक लूँगी। जिहान के साथ कुछ अन्य लड़कियां भी हंस पड़ीं। ओ कम ऑन, कम से कम बियर तो ले लो। देखो तुम्हारे सभी सहयोगी कुछ न कुछ ले ही रहे हैं। ये कहकर उसने मेरे गिलास में बियर डाली और फिर मेरे और सभी लड़कियों के साथ गिलास टकराकर चीयर्स कहने लगा। पहले तो मैंने 1-2 घूंट ही लिए, फिर धीरे धीरे आधा गटक गई। डांस के लिए फास्ट म्यूज़िक शुरू हुआ। जिहान मुझसे रिक्वेस्ट करके मेरा हाथ पकड़कर डांसिंग फ्लोर पर ले गया। पहले तो हम दोनों नॉर्मल थे,
और आमने सामने खड़े होकर शेक कर रहे थे। फिर जिहान ने मेरी कमर को एक हाथ से पकड़कर कहा, लेट्स डांस पूजा, और फिर दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखकर मुझसे भी उसका हाथ पकड़ने को कहा। म्यूज़िक तो फास्ट था, फिर भी उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे स्लो स्टेप्स ही अच्छे लगते हैं, इससे ज़्यादा देर तक नज़दीकियाँ बनी रहती हैं, कुछ मीठी बातें करने का मौका भी मिल जाता है और थकावट भी नहीं होती। मैं सिर्फ मुस्कुराकर रह गई। वो मेरे बहुत करीब था। मैं उसकी सांसें साफ साफ महसूस कर रही थी और शायद वो भी मेरी सांसें महसूस कर रहा था। उसने धीरे से कहा, पूजा, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना? मैंने कहा, नहीं, शादी अभी नहीं हुई है, पर 7 महीने बाद होनी है। रोहित मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा होने वाला पति भी। अभी फ़िलहाल असाइनमेंट पर अमेरिका में है। वेरी गुड, ये कहकर उसने मेरे कंधे और गाल पर झूलते हुए बालों को अपने हाथ से पीछे हटा दिया। अरे ये सुंदर चेहरा छिपाने की चीज़ नहीं है। फिर उसने अपनी उंगली से मेरे गालों को छूकर होंठों को छूना चाहा तो मैंने नो कहकर उसे अलग हो गई। मुझे अपनी सहेली की बातें याद आ गई थीं। उसके बाद हम दोनों 2 महीने तक ऑफिस के सामान्य रूप से काम करते रहे। एक दिन जिहान ने कहा, हमें एक प्रोजेक्ट के लिए थाईलैंड जाना होगा। हमें मतलब मुझे भी? मैंने पूछा। बिल्कुल तुम्हें भी। नहीं जिहान, किसी और को साथ ले लो इस प्रोजेक्ट में। तुम ये ना समझना कि ये मेरा फैसला है, बॉस का आदेश है। तुम चाहो तो उनसे बात कर सकती हो। मैंने वाइस प्रेसिडेंट से भी रिक्वेस्ट की, पर उन्होंने कहा पूजा बाकी सभी अपने अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। मैंने कोमल से भी कहा था, पर वो अपनी प्रेगनेंसी के चलते कहीं जाना नहीं चाहती। मेरे पास तुम्हारे सिवा और कोई विकल्प नहीं है। मैं जिहान के साथ थाईलैंड गई। वहाँ 1 हफ्ते का कार्यक्रम था। काफ़ी भाग दौड़ भरा सप्ताह रहा, मगर 1 सप्ताह में हमारा काम पूरा ना हो सका। अपना स्टे और 3 दिन के लिए बढ़ाना पड़ा। हम दोनों थक कर चूर हो गए थे। बीच में 2 दिन वीकेंड की छुट्टी थी। थाईलैंड के क्लाइंट ने कहा, इसी होटल में स्पा और मसाज की सुविधा है। अगर आप मसाज करवा लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी, और अगर आनंद लेना है तो कोह सुमई चले जाएं। मैं तो वहाँ जा चुका हूँ, तुम कहो तो चलते हैं, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा, जिहान ने कहा। हम दोनों थाईलैंड के कोह समुई बीच पर गए। थोड़े सैर सपाटे के बाद जिहान बोला, तुम होटल के मसाज पार्लर में जाकर फुल बॉडी मसाज ले लो, पूरी थकावट दूर हो जाएगी। मैं स्पा गई। स्पा मैनेजर ने पूछा, आपने अपॉइंटमेंट में थेरेपिस्ट की चॉइस नहीं बताई है। अभी पुरुष और महिला दोनों थेरेपिस्ट उपलब्ध हैं। अगर डीप प्रेशर मसाज चाहिए तो मेरे ख्याल से पुरुष थेरेपिस्ट बेहतर होगा। वैसे आपकी मर्जी, मैंने महिला थेरेपिस्ट के लिए कहा और मसाज रूम में चली गई। वहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। पहले तो मुझे ग्रीन टी पीने को मिली। कैंडल लाइट की धीमी रोशनी थी जिससे लेवेंडर की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। लाइट म्यूजिक बज रहा था। थेरेपिस्ट ने मुझे कपड़े खोलने को कहा, फिर मेरे बदन को एक हरे सॉफ्ट लिनेन से कवर कर पैरों से मसाज शुरू की। वो बीच बीच में धीरे धीरे मुझे सुकून देने वाली बातें कर रही थी। करीब 2 घंटे तक वो मेरी मसाज करती रही। महिला थेरेपिस्ट होने से मैं भी सहज थी और उसे भी मेरे अंगों को छूने में कोई संकोच नहीं था। उसके हाथों, खासकर उंगलियों के स्पर्श में एक जादू था और एक अजीब सा एहसास भी। मसाज खत्म होने के बाद थेरेपिस्ट ने कहा, मसाज हो गई, और बीच की अस्थाई पार्टीशन वॉल हटा दी। मैंने अभी पूरी ड्रेस भी नहीं पहनी थी कि देखा दूसरे चैम्बर में जिहान की भी मसाज पूरी हो चुकी थी। वो भी अभी पूरे कपड़े नहीं पहन पाया था। हम दोनों पार्लर से निकले। मुझे अभी तक बिना पिए मदहोशी लग रही थी। जिहान मेरा हाथ पकड़कर अपने रूम में ले गया। मैं भी मदहोश सी उसके साथ चल पड़ी। उसने रूम में घुसते ही लाइट ऑफ कर दी। जिहान मुझसे सटकर खड़ा था। उसने मेरी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लिया।
اور میں اسے روکنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی انگلی سے میرے ہونٹوں کو سہلا رہا تھا، میں بھی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے کس کیا تو ایسا لگا سارے بدن میں کرنٹ دوڑ گیا۔ اس نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا اور کہا، جسٹ 2 منٹس، میں واش روم سے ابھی آیا۔ جیہان نے اپنی پینٹ کھول کر بیڈ کے پاس صوفے پر رکھ دی تھی اور ٹاول لپیٹ کر باتھ روم میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ پینٹ کی بیک پاکٹ سے اس کا پرس نکل کر باہر گر گیا تھا اور کھل بھی گیا تھا۔ میں نے لائٹ آن کر کے اس کا پرس اٹھایا۔ پرس میں ایک عورت اور ایک بچے کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس فوٹو کو نزدیک سے دیکھا اور مجھے اس عورت کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ میں نے من ہی من میں سوچا، یہ تو میری سنجنا دیدی ہے۔ کالج کے دنوں میں جب میں فریشر تھی، سینئر لڑکے اور لڑکیاں مجھے ریگنگ کر پریشان کر رہے تھے، تب میں رونے لگی تھی۔ تبھی سنجنا دیدی نے آ کر ان سبھی کو ڈانٹ لگائی تھی اور سسپینڈ کرا دینے کی چیتاونی دی تھی۔ سنجنا دیدی BSc فائنل میں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے میرے پڑھائی میں بھی کافی مدد کی تھی، تبھی سے ان کے پرتی میرے دل میں سمان تھا۔ آج ایک بار پھر سنجنا دیدی سوئم تو یہاں نہیں تھیں، لیکن ان کی فوٹو نے مجھے غلط راستے پر جانے سے بچا لیا تھا۔ میری مدہوشی اب بالکل غائب ہو چکی تھی۔ جیہان باتھ روم سے نکل کر بیڈ پر آیا تو میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھے بیڈ پر بیٹھنے کو کہا۔ لائٹ کیوں آن کر دی؟ ابھی تو کچھ انجوائے کیا ہی نہیں۔ یہ آپ کی پتنی اور بیٹا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، تو کیا ہوا؟ وہ دوسرے شہر میں نوکری کر رہی ہے۔ نہیں، وہ میری سنجنا دیدی ہے۔ میں غلطی کرنے سے بچ گئی۔ اتنا کہہ کر میں اس کے کمرے سے نکل گئی۔ جہاں ایک طرف مجھے آتم گلانی ہو رہی تھی، وہیں دوسری اور صاف بچ نکلنے کا سکون بھی تھا، ورنہ میں تو زندگی بھر سنجنا دیدی سے آنکھ نہیں ملا پاتی۔ حالانکہ جیہان نے کبھی میرے ساتھ کوئی زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے بعد 3 دن اور ہم دونوں تھائی لینڈ میں ساتھ رہے، بالکل پروفیشنل کی طرح، اپنے اپنے کام سے مطلب۔ چوتھے دن میں اور جیہان بھارت لوٹ آئے۔ میں نے سنجنا دیدی کا پتہ لگایا اور انہیں فون کیا۔ میں نے کہا، سنجنا دیدی، میں پوجا بول رہی ہوں۔ آپ نے مجھے پہچانا کالج میں؟ آپ نے مجھے ریگنگ سے بچایا تھا۔ اوہ پوجا، تم کہاں ہو آج کل اور کیسی ہو؟ کالج کے بعد تو ہمارا سمپرک ہی ٹوٹ گیا تھا۔ میں یہیں جیہان کی جونیئر ہوں۔ آپ یہیں کیوں نہیں نوکری کر رہی ہیں؟ میں بھی اس کے لیے کوشش کر رہی ہوں۔ امید ہے جلد ہی وہاں ٹرانسفر ہو جائے گا۔ ہاں دیدی، جلدی آ جائیے، میرا بھی من لگ جائے گا۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ تھائی لینڈ کے اس کمزور پل کی یاد پھر سے آ گئی، جس سے میں بال بال بچ گئی تھی، اور وہ بھی صرف ایک تصویر کے چلتے، ورنہ انجانے میں ہی پتی پتنی کے بیچ میں وہ بن گئی ہوتی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کہانی پر؟ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔ ہیلو دوستو، آج کی کہانی بے حد رومانٹک ہے، اس لیے پلیز پوری سنیں۔ میرا نام نشا ہے اور میں اب 26 سال کی ہو گئی ہوں۔ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن میں جو آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ میرے اسکول کے سمے کی ہے۔ تب میں 12ویں ککشا میں پڑھتی تھی۔ اس وقت میرا شریر کافی زیادہ گدرایا ہوا تھا، جس سے میں آکار میں بہت بڑی دکھنے لگی تھی۔ ویسے میں پڑھائی میں بالکل بھی اچھی نہیں تھی، اس لیے مجھے پاس ہونا ناممکن سا لگتا تھا۔ تب فیل نہ ہو جاؤں، اس لیے میں ہمیشہ پریکشا میں نقل کر کے پاس ہوتی آئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے نقل کرنا کتنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ چھپانے کے لیے کئی جگہ ہوتی ہیں، اور ہمارے اسکول میں لڑکیوں کی زیادہ جانچ بھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں سبھی پریکشاؤں میں نقل کر کے آتی تھی اور اچھے انک سے پاس ہو جاتی تھی۔ اسی طرح کر کے میں 10ویں پاس کر چکی تھی، لیکن اب میری 12ویں کی پریکشا بھی قریب آ رہی تھی، اور تب مجھے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ میری پڑھائی ہی نہیں ہوئی تھی۔ سچ بتاؤں تو میرا پڑھائی میں بالکل بھی من نہیں لگتا تھا، کیونکہ زیادہ تر چیزیں مجھے یاد بھی نہیں رہتی تھی، کیونکہ میرا دماغ اور ودیارتھیوں کی طرح تیز نہیں تھا۔ اس لیے نقل کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔
میں اور میری ایک سہیلی، ہم دونوں نے پریکشا سے ایک سپتاہ پہلے ہی چھوٹے چھوٹے پھرے بنا کر رکھ لیے تھے۔ تب میں اپنی سہیلی کے گھر جا کر ہم دونوں سوچتے تھے کہ نقل کہاں چھپائی جائے تاکہ ہم پکڑے نہ جائیں۔ میری سہیلی بھی میری ہی طرح کمزور تھی، اس کے گھر پر کوئی نہیں تھا۔ تب میری سہیلی نے اپنی اسکول کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی۔ ہمارے اسکول کی یونیفارم وائٹ کلر کی شرٹ اور بلیک کلر کا اسکرٹ تھا، اس لیے ہم اپنی جانگوں پر ربڑ باندھ کر نقل کا پھرے کو چھپاتے تھے۔ پھر پریکشا میں آرام سے بیٹھ کر ہم وہ نقل والا پرچہ بڑی ہی آسانی سے نکال لیا کرتے تھے۔ تب میری سہیلی نے مجھے دکھایا کہ کیسے اس نے اپنی جانگوں پر نقل والا پرچہ باندھ رکھا ہے۔ کچھ پرچے اس نے اپنی چھاتی پر بھی لگائے تھے۔ بس ایک دقت تھی کہ نقل رکھنے کے بعد ڈریس کے اندر جو شرٹ ہوتا ہے اس کی اوپری بٹن کھولنا پڑتا ہے۔ میری سہیلی نے تو کچھ پرچے اپنے انڈر ویئر میں بھی چھپا لیے تھے۔ آگے کی طرف پرچہ چھپانے کا مطلب تھا کہ کوئی ہمارا انڈر ویئر تو نہیں اتارے گا، لیکن ایک ڈر بھی تھا کہ اگر کوئی لڑکا بغل میں بیٹھا ہو تو اس کے سامنے ہی اسکرٹ کے نیچے ہاتھ کر کے ہمیں اپنا فرہ نکالنا پڑے گا۔ ہمارا پریاس یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ چٹ والی نقل انڈر ویئر اور چھاتی میں چھپائی جائے، کیونکہ وہاں کوئی جانچ نہیں کرے گا۔ اگر سامنے سے ٹیچر آئیں گے تب وہ چھاتی اور انڈر ویئر کو چیک نہیں کریں گے۔ یہاں پر رکھنے سے پکڑے جانے کا ڈر تھوڑا کم تھا۔ پھر کچھ دن ایسے ہی نکل گئے اور پریکشا کا سمے آ گیا۔ اب ہماری چنتا بھی بڑھنے لگی تھی، لیکن اب ہماری سوچ کے انوسار ہمارے سبھی پیپر ٹھیک سے ہونے لگے۔ بس ایک آخری پیپر سائنس کا بچا تھا جس میں بڑی گڑبڑی ہو گئی۔ ہوا یوں کہ میں پریکشا میں بیٹھی تھی اور لکھنا شروع کیا۔ تب آخری 20 منٹ ہی بچے تھے اور میرا پیپر ابھی بھی پورا نہیں ہو پایا تھا۔ تب جلدی جلدی میں اپنی جانگ پر چھپائی ہوئی چٹ نکالنے لگی اور لکھنے لگی۔ میں چٹ کو دیکھ کر لکھنے میں اتنا مگن تھی کہ تبھی پیچھے سے میرے سر کیسے آ گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تب سر نے مجھے نقل کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ پھر سر نے میرے ہاتھ میں وہ نقل کا چٹ دیکھا۔ میں چٹ کو پھینکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سر نے وہ چٹ مانگی اور تب تک میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ میں چٹ کو دینے لگی۔ پھر سر نے مجھے ترنت باہر نکال دیا۔ تب میرا چہرہ رونے جیسا ہو گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ تبھی سر نے پیپر پر لکھ دیا کہ میں نقل کرتی ہوئی پکڑی گئی ہوں اور اسی کارن میں فیل ہو جاؤں گی۔ تبھی تھوڑی دیر بعد گھنٹی بجی اور پریکشا ختم ہو گئی۔ تب میں باہر ہی کھڑی رہی۔ آخری پیپر اور منگلوار کا دن تھا۔ تب سبھی بچوں کا پیپر ہونے کے کارن سب بچے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ تب مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں فیل ہو گئی تو میرا کچھ نہیں بچے گا، میرے پتا میری شادی کروا دیں گے۔ آخر میں نے سوچا کہ ایک بار سر سے معافی مانگ کر دیکھ لیتی ہوں۔ تب میں معافی مانگنے کے لیے اپنے سر کے آفس کی طرف گئی۔ سر کا آفس اوپری منزل پر کونے میں ہی تھا۔ وہاں تھوڑا اندھیرا تھا اور جب تک زیادہ تر شکشک جا چکے تھے، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں دھیرے دھیرے ماسٹر جی کے آفس کے پاس گئی۔ تب تک ماسٹر جی پیپر ٹھیک کر رہے تھے۔ پھر میں نے دروازے پر دستک دی اور پوچھا، سر کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ سر نے کہا آ جاؤ۔ تب میں ڈرتے ہوئے دھیرے سے بولی، سر مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے، میں اب ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ تب سر نیچے سر جھکائے پیپر ٹھیک کر رہے تھے۔ میں نے پھر سے کہا، اگر آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو مجھے منظور ہے، لیکن کرپیا کر کے مجھے فیل مت کیجیے گا۔ میں نے صرف اتنا ہی نقل کیا ہے اور اسی سمے پکڑی گئی۔ میں جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی اور سر کچھ بولے بنا ہی اپنا کام کر رہے تھے۔ تب مجھے لگا کہ اب سر میری بات نہیں سنیں گے اور میں پاس نہیں ہو پاؤں گی۔ تب ڈرتے ڈرتے میں نے سر کے پاس گئی۔ پھر سر نے دھیرے سے میرے سر سے لے کر پاؤں تک نظر دوڑائی۔ تب میں بھلے ہی 12ویں ککشا میں تھی، لیکن میرا شریر ایک دم بھرا ہوا تھا۔ تب سر نے مجھ پر نظر ڈالی اور کہا، تم نے غلطی کی ہے، اس کی سزا تو تمہیں ملنی ہی چاہیے۔ تب میں نے ترنت کہا، سر آپ کوئی بھی سزا دے سکتے ہیں،
लेकिन प्लीज़ मुझे फेल मत करना। मेरी बात सुनकर सर ने कहा, लेकिन एक शर्त है, जो सज़ा मैं तुम्हें दूंगा उसके बारे में किसी को बताना नहीं, और जो भी होगा वो हमारे बीच ही रहना चाहिए। ये तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हें फेल नहीं करूँगा। सर के मुंह से ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैंने कहा, जी सर, मुझे सब कुछ मंजूर है, मैं किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मेरी मंजूरी मिलते ही सर ने पेपर साइड में रख दिए और उठकर बाहर जाकर एक चक्कर लगा कर आए। फिर ऑफिस में लौटकर उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। तब मैं उनके पास ही खड़ी थी। फिर सर ने कहा, मुझे पहले बताओ, तुमने नकल कहाँ कहाँ छुपाई थी? ये सुनकर मैं थोड़ी चौंक गई। जब सर ने देखा कि मैं थोड़ी डर गई हूँ, तब उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे सहानुभूति देते हुए कहा, डरो मत, मेरे पास आ जाओ और खुले मन से बताओ। तब सर का हाथ मेरी कमर पर था। मैंने कहा, मैंने नकल अपनी जांघों पर और कुछ यहाँ छाती पर रखी हुई थी, और फिर मैंने अपनी छाती की ओर इशारा किया। इस पर सर ने तुरंत कहा, मुझे दिखाओ कि तुमने नकल कैसे छुपाई है। तब मैं बिल्कुल चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। तब सर ने फिर से कहा, डरो मत, यहाँ कोई नहीं है, मुझे दिखाओ। और मेरे कंधे पर हाथ फेरते हुए वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। तब मेरे पास सर की बात मानने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी छाती के अंदर से नकल निकालकर सर को दे दिया। फिर सर ने पूछा, और कहाँ पर छुपाई हैं? मैंने अपनी जांघ की ओर इशारा किया। तब सर ने कहा, मुझे दिखाओ कि तुमने नकल कहाँ कहाँ रखी है, मुझे सभी जगह देखनी है। तब मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या करना है, लेकिन फेल होने का डर भी था, इसलिए मैंने मन बना लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे फेल नहीं होना है। फिर डरते हुए मैंने अपना ड्रेस थोड़ा ऊपर किया। जैसे ही मैंने ड्रेस ऊपर किया, मेरी गोरी जांघें दिखने लगी और सर उनको देखते रहे। मैंने धीरे धीरे ड्रेस ऊपर किया। क्योंकि चिट रबड़ से बंधी हुई थी, इसलिए मुझे पूरा ड्रेस ऊपर करना पड़ा। मेरी दोनों जांघों पर नकल बंधी हुई थी। फिर सर ने नकल निकालते हुए मेरी टांगों पर हाथ फेरा। तब सर का हाथ मेरी टांगों पर लगते ही मैं कांपने लगी। सर ने दूसरी टांग पर भी हाथ रखा और नकल निकालने लगे। फिर सर ने कहा, ऐसे दोनों हाथों से ड्रेस ऊपर करके पकड़ो। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन सर जो भी कहेंगे मुझे मानना ही पड़ेगा, ये अब मैंने ठान लिया था। तब मैंने ड्रेस को कमर तक ऊपर पकड़ा हुआ था, जिससे कि मेरे अंडरवियर सर को साफ दिखाई दे रही थी। सर कुर्सी पर बैठे हुए थे और दोनों हाथों से मेरी टांगों पर हाथ फिराते हुए नकल निकाल रहे थे। वो जानबूझकर समय लगा रहे थे। हालांकि सर की उम्र अभी भी 50 साल की थी, लेकिन वे काफ़ी जवान दिखते थे। सर का हाथ मेरी टांगों पर फिर रहा था, जिससे मुझे बहुत डर लग रहा था, और मैं आंखें बंद करके सर के हाथ को महसूस कर रही थी। अचानक सर ने मुझे गोद में उठा लिया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा चौंक गई। तब सर ने कहा, मैं बस तुम्हें अंदर कमरे में ले जा रहा हूँ, क्या और कोई चिट छुपाई है तुमने? मैंने कहा, नहीं सर, अब कोई भी चिट नहीं है। सर ने कहा, मुझे बस एक बार कमरे में ले जाकर देखना है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मुझे अच्छे से देखने दो। फिर सर ने मुझे एक बेंच पर लिटा दिया और कहा, मैं बस थोड़ा देखूंगा कि तुमने कहीं नकल छुपाई तो नहीं है। ऐसा कहकर सर मेरे पूरे वजूद पर हाथ फेरने लगे। तब मैंने कहा, नहीं है सर, जो भी कुछ था मैंने आपको पहले ही दे दिया। तब सर ने कहा, अच्छी तरह से देखना होगा, तुम ऐसा करो, अपना ड्रेस ऊपर कर लो। फिर उन्होंने खुद ही मेरा ड्रेस ऊपर किया। मैंने कहा, सर नहीं है, किसी ने देख लिया तो? सर ने कहा, कोई नहीं देखेगा, दरवाज़ा बंद है। फिर उन्होंने मेरा ड्रेस ऊपर किया और मेरा सफ़ेद शर्ट निकाल दिया। फिर धीरे धीरे सर ने ऐसे ही करके मुझे तैयार कर लिया। ना चाहते हुए भी मुझे सर की सारी बातें माननी पड़ रही थी। लेकिन मास्टर जी में एक बात तो बहुत अच्छी थी कि अधेड़ उम्र के होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, और इसका अंदाज़ा मैं लगा चुकी थी। फिर उन्होंने तुरंत ही मेरे हाथ में पेपर दिया
और कहा, इसे घर ले जाकर पूरा लिखो और बुधवार को वापस लाकर मुझे दे देना। तब उन्होंने मुझे फिर से चेतावनी दी कि इस बारे में किसी को कुछ न बताना। उस साल पहली बार मुझे साइंस में सबसे ज़्यादा अंक मिले थे और मैं अच्छे अंकों पर पास हो गई थी। उस दिन मुझे सीखने को मिला कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पापा, मैं तो आपकी लाडली बेटी हूँ ना, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। बेटी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बाकी लड़कियों की तरह तुम्हें भी पहली पहली बार तकलीफ़ होगी, लेकिन फिर तुम्हें भी आदत हो जाएगी इस तरह की ज़िंदगी की। मुझे क्या मालूम था कि मेरा बाप एक भेड़िया है, बल्कि बाप के नाम पर एक कलंक है। भगवान करे ऐसा बाप किसी भी बेटी को ना मिले। जब आपको मेरे बाप की करतूतों का पता चलेगा, तब शायद आप भी हैरान हो जाओगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम कामनी है और मेरी उम्र 20 साल है। आज मेरा जन्मदिन है। सभी रिश्तेदार और दोस्त मेरी सालगिरह में आए हुए थे। मेरे पापा ने घर के गार्डन में ही पूरी पार्टी का अरेंजमेंट किया था, जिसकी वजह से बाहर जाने की भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने अपने लिए आज ब्लैक कलर के कपड़ों का चुनाव किया था। वो कपड़ा बिल्कुल किसी जल परी की तरह था। मैं उसे पहनकर बेहद खूबसूरत लग रही थी। पूरे परिवार में ये बात कही जाती थी कि कामनी जैसी खूबसूरती किसी के पास नहीं है, और मैं खामोशी से मुस्कुराकर अपनी तारीफ स्वीकार कर लेती थी। ये सब मेरे लिए बहुत आम बात थी। मैंने बाल खोलकर आगे को किए हुए थे। मेकअप बहुत ही खूबसूरती से किया गया था, जो मेरी रंगत पर खूब जच रहा था। थोड़ी देर बाद ही एक नौकरानी ने आकर मुझे पापा का पैगाम पहुंचाया था कि आपके पापा आपको गार्डन में बुला रहे हैं। सभी मेहमान आ चुके हैं, सिर्फ आपका ही इंतज़ार है। मैंने सर को हिला दिया और अपने आप को आखिरी टच देकर मैं नीचे की तरफ बढ़ गई थी। उस कपड़े में मुझे चलने में बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी, इसीलिए मैं बहुत संभल कर चल रही थी, क्योंकि अगर मैं गिर जाती तो मेरी बहुत बदनामी होती। इसीलिए मैं हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती थी। सीढ़ियाँ पार करके मैं लॉन्ज में आ गई थी। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे यहाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जो हम सबकी नज़रों से छिपा हुआ है। लेकिन मैंने सर को झटक दिया। ये एहसास तो मुझे कुछ महीनों से हो रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा इस बात को ध्यान नहीं देती थी। मैं गार्डन एरिया में पहुंची तो पापा सामने ही खड़े हुए थे और अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। उनके ही एक दोस्त ने उन्हें मेरी तरफ देखने को बोला तो वो मुस्कुराए हुए मेरे पास आ गए। उनके हाथ में शराब का गिलास मौजूद था, जो मुझे बेहद बुरा लग रहा था। बेशक मैं एक ऐसे घराने से थी जहां इन तमाम चीज़ों को बुरा नहीं माना जाता था। हम जैसे लोगों के लिए शराब आम चीज़ होती है, लेकिन मैं अपने परिवार की एकमात्र ऐसी लड़की थी जो शराब से मीलों दूर रहती थी। मुझे न जाने क्यों उसे देखकर ही उबकाई आ जाती थी। पापा मेरे चेहरे के भाव को देखकर ही समझ गए थे कि मैं उनके हाथ में मौजूद शराब के गिलास को पसंद नहीं कर रही हूँ, तो उन्होंने रास्ते में आई हुई टेबल पर ही अपना गिलास छोड़ दिया था और मेरे करीब आकर मुझे प्यार से अपने गले लगाया था। गले लगाते वक्त उनका स्पर्श गलत जगह हो रहा था और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी थी। और फिर सबके सामने उन्होंने मेरे माथे पर मोहब्बत भरा किस किया था। आज पापा ने जिस अंदाज में मुझे गले लगाया था, शायद उनका स्पर्श मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैं थोड़ा सहम गई थी। फिर उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया और अपने साथ लगाते हुए एक टेबल के पास ले गए और एक माइक अपने हाथ में लेकर सबका ध्यान अपनी तरफ लेने लगे। मैं अपने पापा को ही देख रही थी। जब उन्होंने मेरे लिए गाना गाना शुरू किया था, तब मैं मुस्कुरा उठी थी। पापा को गाना गाना बहुत अच्छा लगता था और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। सब धीरे धीरे तालियां बजाकर उन्हें सराहना दे रहे थे।
इसी दौरान मेरी नज़र कोने में खड़े अपने सबसे ख़ास नौकर पर गई थी, जो हमारे घर का सबसे अच्छा नौकर था और ज़्यादातर मेरे काम वही किया करता था। किशन की नज़र मेरी तरफ ही थी। न जाने क्यों ऐसा मुझे महसूस हो रहा था, जैसे किशन मुझे कुछ बताना चाहता है, लेकिन मेहमान और रिश्तेदारों की वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। गाना ख़त्म हो जाने के बाद पापा मुझे लेकर टेबल के पास आ गए और केक कटिंग करने का कहने लगे। मैंने मुस्कुराते हुए छुरी उठाई थी और केक काट दिया था। सब जगह तालियां गूंज उठी थीं। मैंने पापा को केक खिलाया तो उन्होंने भी मुझे केक खिलाया। अभी हम यही सब कर रहे थे जब वही नौकर मेरे पास आया और मेरी तरफ एक डब्बा बढ़ाते हुए बोला, मैडम साहिबा, ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है। मैं अपनी खुशी में मगन थी। अचानक से पलटी। किशन ने आखिर हिम्मत कर ही ली थी। मैंने उसके मामूली से गिफ्ट को देखा। मैं अभी हाथ बढ़ाकर उसका गिफ्ट लेती, इससे पहले ही पापा ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो फौरन ही ज़मीन पर गिर गया। गिफ्ट नीचे गिरता इससे पहले ही मैंने थाम कर उसे टेबल पर रख दिया। पापा उस नौकर को देखते हुए गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को गिफ्ट देने की? तुम 2 टके के नौकर हो और मेरी बेटी को गिफ्ट दोगे? वो और कुछ कहते इससे पहले मैंने पापा के सीने पर हाथ रखा और उन्हें देखते हुए बोली, कोई बात नहीं पापा, ये तो तोहफा ही है, मैं इसे ले लेती हूँ। मैं कुछ और कहती इससे पहले ही पापा बोले, चुप हो जाओ, तुम मेरी फूल सी बच्ची हो। तुम्हें ऐसे मामूली तोहफे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम यहाँ से निकलो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मेरी बेटी से दूर रहा करो, लेकिन तुम बेवजह ध्यान खींचने के लिए इसके आसपास मंडराते रहते हो। ये कहते ही उन्होंने अपने गार्ड्स को बुलाया और किशन को बाहर निकलवा दिया, जबकि मैं अपनी जगह पर सन्न सी खड़ी थी। पापा ने आज से पहले कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो किशन को निकालने पर तुल गए। हालांकि ये बात तो सभी जानते थे कि मेरा सबसे अच्छा नौकर किशन ही है, लेकिन आज पापा के इस रवैये को देखकर मैं एक पल के लिए डर गई थी। ये बात सच थी कि जब पापा को गुस्सा आता था तो वो किसी की भी नहीं सुनते थे, सब कुछ तहस नहस कर देते थे। लेकिन इस पल हालात बहुत ज़्यादा अलग हो गए थे। मैंने फ़ौरन ही पापा को संभाल लिया। उनके दोस्त भी उनके करीब आ गए थे, वरना पापा का बस नहीं चलता तो वो किशन का कत्ल ही कर देते। मैंने फ़ौरन ही वो तोहफ़ा भी अंदर भिजवा दिया। मैं बेवजह किसी के तोहफे की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। मुझ में इंसानियत अभी बाकी थी। पार्टी चल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान पापा की ही तरफ लगा हुआ था कि उन्होंने आज ऐसा क्यों किया। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो उन्होंने मासूम किशन को घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि मुझे पता था कि किशन की एक माँ है और 2 बहनें हैं। वो बहुत मजबूर है, तभी ये नौकरी कर रहा है, वरना मैंने देखा था कि उसके पास बहुत काबिलियत थी। वो अगर नौकरी ढूंढने निकलता तो उसे कुछ ही दिन में अच्छी खासी नौकरी मिल जाती, लेकिन वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुझे दिल से अफसोस हुआ था और मैंने दिल ही दिल में सोचा था कि अगर मेरी वजह से कुछ हो सका तो मैं ज़रूर किशन के लिए कुछ करूँगी, क्योंकि वो मेरी वजह से ही इस नौकरी से निकाला गया है। थोड़ी देर बाद मेरे कॉलेज की सहेलियां भी आ गई थीं, जिनके साथ मैं मगन हो गई। मैंने उन्हें देखते ही गुस्सा करते हुए कहा, तुम लोगों को आने में कितना वक्त लग गया? पापा ने केक भी कटवा दिया। मैं उन्हें रोक भी नहीं पाई, जबकि सबने मेरी बात का बुरा नहीं माना और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। तकरीबन 1 बजे के बीच सब मेहमान और रिश्तेदार घर से जाना शुरू हो गए। मैंने साफ तौर पर पापा के अंदर अजीब सी हरकतें देखी थीं। वो बार बार अपने माथे का पसीना पोंछ रहे थे और बेसमेंट की तरफ देख रहे थे। हमारा घर बहुत अजीब था। कभी मुझे लॉन्ज में ऐसा महसूस होता था जैसे यहाँ कुछ रहस्य हो रहा है, तो कभी बेसमेंट की तरफ लगता था कि मुझसे कुछ छिपाया जा रहा है। मगर मैंने कभी भी अपने ख्याल जाहिर नहीं किए, क्योंकि अगर मैं अपने ख्याल जाहिर करती
तो बेवजह मुझे डांट पड़ जाती। पापा का कहना था कि फालतू की चीज़ों से दूर रहा करो और गलत बात बिल्कुल मत सोचा करो जितना मैं सोचती थी। इसीलिए मैं चुप रहने में ही भलाई समझती थी। मैं कुछ सोच कर पापा के पास आई थी। उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें अपनी तरफ ध्यान देने को कहा था। पापा, क्या हो गया है आपको? कब से देख रही हूँ, आप मुझे बहुत उदास और परेशान लग रहे हैं। सब अच्छा है ना? मेरी बात सुनकर पापा ने एक नज़र मुझ पर डाली और सर को हल्के से हिलाकर बोले, तुम एक काम करो, आराम करने के लिए कमरे में अंदर चली जाओ। मैं थोड़ी देर में एक काम निपटा कर आता हूँ। ये कहकर उन्होंने अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए थे, जबकि मैं एकदम परेशान हो गई थी। मैं उन्हें आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन चुप रह गई। पापा का कहना था कि जब मैं कहीं जा रहा हूँ या किसी काम के लिए निकल रहा हूँ तो कभी भी मुझे पीछे से आवाज़ मत देना, ये अशुभ होता है। मेरे पापा इन सब चीज़ों पर बहुत विश्वास रखते थे, इसलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मैंने अपने कपड़े तब्दील किए और बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट गई। अभी मैं आंखें बंद करती, उससे पहले ही मेरा मोबाइल बज उठा। रात के 2 बजे का समय हो रहा था और इस वक्त किसी का फ़ोन आना परेशानी की निशानी होती है। पापा भी बाहर थे। मैंने बेचैन होकर अनजान नंबर रिसीव किया और फ़ोन कान से लगा लिया। तभी एक भारी और ख़ास आवाज़ मेरे कानों से टकराई, अगर बेहतरी चाहती हो तो अपना ख्याल रखो, हर चीज़ से दूर रहो, ख़ास करके अपने बाप से, वरना बहुत नुकसान उठाओगी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती या समझती, उससे पहले ही मोबाइल बंद हो गया, यानी कि कॉल कट चुकी थी। मैंने दोबारा उसी नंबर पर डायल किया था, क्योंकि मेरे दिल में अजीब सा शक पैदा हो गया था। मुझे अपने पापा से भला क्या खतरा हो सकता था, लेकिन अब नंबर ही बंद जा रहा था। वो जो भी था, मुझ तक कोई संदेश पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसके दबे हुए अल्फाजों ने मुझे परेशान करके रख दिया था। काफ़ी देर तक मैं मोबाइल हाथ में पकड़े इसी बारे में सोचती रही और फिर ये सोचकर सर को झटक दिया कि हो सकता है कोई दोस्त मुझसे मजाक कर रहा हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। वैसे भी आज मेरा बर्थडे था, यही सोचकर मैंने अपना ध्यान भटका लिया था। लेकिन दिमाग के किसी कोने में ये बात अटक गई थी कि कुछ असामान्य है। वैसे भी जब मैंने होश संभाला था, तभी से मैं अपने आसपास कुछ न कुछ महसूस करती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे पापा किसी गलत काम में शामिल हैं। जब भी वो अचानक घबरा जाते हैं, आधी रात को घर से निकल जाते हैं और मुझे सब चीज़ों से दूर रखते हैं। कई बार मैं उनके बिजनेस में दखल देने की कोशिश करती थी या उनके ऑफिस जाने की जिद करती थी, तो वो साफ मना कर देते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस घर पर रहा करो, तुम्हें वहाँ आने की कोशिश भी नहीं करनी है। मैं वजह पूछती तो ये यही कहते, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम बिजनेस में शामिल होना चाहती हो। अभी पढ़ाई करो और मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, यही तो दिन है एंजॉय करने के। लेकिन मैं सबसे अलग थी। बचपन में ही मम्मी का इंतकाल हो गया था। मेरे अलावा मेरा और कोई भाई बहन नहीं था जिसके साथ मैं खेलती। बस एक अम्मा जी थीं जो हमारे घर की नौकरानी थीं, उनसे ही मेरी बातचीत हो जाती थी। इसके अलावा एक पापा थे और कोई नहीं। मेरी ज़िंदगी में भी सिर्फ 2 ही दोस्त थे। इसके अलावा तो बस नाम के ही दोस्त थे, जो सिर्फ पार्टी और मेरे स्टेटस की वजह से मेरे करीब आए थे। इन बातों ने मुझे बहुत गंभीर बना दिया था। अकेलापन इंसान को बहुत ज़्यादा समझदार बना देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं यही चाहती थी कि अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही पापा का बिजनेस समझ जाऊं, ताकि बाद में जब मुझे बिजनेस संभालने की ज़रूरत पड़े तो मैं सब चीज़ें जान सकूं। लेकिन पापा मुझे हमेशा दूर कर देते थे। बेशक वो मुझे भरपूर पॉकेट मनी देते थे, कभी मुझे किसी चीज़ का ताना नहीं देते, अपनी सर आंखों पर बिठाते थे। लेकिन मैं भी इंसान थी। मैं भी चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अलग हो, थोड़ी जिम्मेदारियां आएं, लेकिन पापा देना ही नहीं चाहते थे। समय धीरे धीरे गुजरता रहा, रात गहरी होती रही, लेकिन पापा का कोई नामो निशान नहीं था।
मैंने उन्हें फ़ोन भी लगाया था, लेकिन पापा का नंबर बंद जा रहा था। मुझे अचानक से चिंता होने लगी थी कि आखिर पापा कहाँ चले गए। मैंने एक चादर खुद पर लपेटी और बाहर आ गई। सीधा चौकीदार के पास पहुंची, क्योंकि ज़्यादातर उसे ही पता होता था कि पापा कब और कहाँ गए हैं। यही सोचकर मैंने अपने कदम चौकीदार की तरफ बढ़ाए और उसे जगाने लगी। वो मेरी पहली आवाज़ पर ही चौंक कर उठ गया था। वो मुझे देखकर हैरान भरे लहजे में बोला, जी मैम साहब बताइए। मैं सो गया था, दरअसल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वो टूटे फूटे शब्दों में बोला था। मैंने उसकी तरफ देखा और सर को ना में हिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ कि पापा कहाँ पर हैं और कब तक वापस आएंगे। मैं उन्हें फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन उनका फ़ोन भी बंद जा रहा है। मुझे बिल्कुल नहीं नींद आ रही, बहुत परेशानी हो रही है। मेरी बात सुनकर चौकीदार ने मेरी तरफ देखा और कुछ पल के बाद बोला, मालकिन साहब ने मना किया है कुछ भी बताने के लिए। उनका कहना है कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे, बस एक ज़रूरी काम निपटा रहे हैं। आप परेशान ना हो। अभी थोड़ी देर पहले मेरी साहब से बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक हैं। जबकि मैं गुस्से में बोली, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगी, मुझे बताओ मेरे पापा कहाँ पर हैं और क्या काम कर रहे हैं। तुम्हें बिल्कुल परवाह करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा नाम आएगा। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगी, बस तुम मुझे। मैं कुछ और कहती उससे पहले ही उसने मेरी बात काटते हुए कहा, मालकिन लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं साहब का बहुत वफादार आदमी हूँ। पापा के सारे नौकर उनके वफादार थे, उनसे कभी गद्दारी नहीं करते थे। न जाने क्यों मेरे दिल में एकदम ख्याल आया कि क्या फिर किशन पापा से गद्दारी कर रहा था। पल भर के लिए मैं बिल्कुल चुप हो गई थी और खामोशी से अपने कमरे में अंदर चली गई। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अचानक से पापा की गाड़ी रुकने की आवाज़ आई थी, यानी कि पापा आ गए थे। मैंने सुकून का सांस लिया और फौरन उठकर खिड़की के पास आ गई। मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक पापा ही आए थे और वो चौकीदार से कोई बात कर रहे थे। यकीनन चौकीदार मेरे बारे में ही पापा को बता रहा था। अचानक ही पापा ने मेरी तरफ देखा था। मैं खिड़की के पास थी। मैं फौरन ही 2 कदम पीछे हट गई। जो भी था, मैं अपने पापा से घबरा जाती थी। रात के इस पहर अगर वो मुझे जागता हुआ देख लेते तो यकीनन वो मुझ पे बहुत गुस्सा करते। इसलिए मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गई। पापा अब आ चुके थे, इसलिए मुझे अब इत्मीनान हो गया था। आंखें बंद करते ही मैं गहरी नींद में चली गई। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। मेरी सालगिरह को बीते हुए 15 दिन हो चुके थे। मेरी मामूली ज़िंदगी अपनी डगर पर ही चल रही थी। सुबह सवेरे जागना, कॉलेज के लिए तैयार होना, नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाना, वहाँ से 2 बजे वापस आना और थोड़ी देर अम्मा जी से बात करने के बाद आराम करना। यही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था। मगर आज कुछ अलग था। मैं अभी अपने कंप्यूटर पर बैठी कुछ काम कर रही थी जब अचानक अम्मा जी कमरे में आईं और मुझे देखते हुए बोली, क्या कर रही है मेरी लाडो बेटी। उनका अंदाज हमेशा ममता से लबरेज होता था, इसलिए मैंने उन्हें कभी नहीं टोका था। मैंने उनकी तरफ देखा और प्यार से बोली, बस अम्मा जी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, दुआ कीजिए कि नंबर अच्छे आएँ। वो फौरन मेरे पास आकर प्यार से मेरे माथे पर किस देते हुए बोली, मेरी दुआएं तो तुम्हारे साथ हमेशा से ही हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम और मैं आज मार्केट चलें। मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गई। पापा ने कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका टोका था। मेरा जहाँ दिल चाहता था, जब जी चाहता था, मैं चली जाती थी। दोस्तों के साथ घूम फिर आती थी। कुछ लेना होता था तो शॉपिंग मॉल भी चली जाती थी। अब अचानक से अम्मा जी का आना और मार्केट के लिए कहना, मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई थी। मेरा इरादा मार्केट जाने का नहीं था, क्योंकि मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। मैं अम्मा जी की तरफ देखते हुए आराम से बोली, आज नहीं अम्मा जी, कल चलेंगे। मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर 2 दिन ही मेरे पास होंगे कॉलेज में इसे सबमिट कराने के लिए। मैं कुछ और कहती उससे पहले ही वो बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी अंग्रेजी मुझसे मत बोलो। तुम मेरे साथ चल रही हो, बस मैंने कह दिया। मैं बस अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ।
तुम भी अपना हुलिया ठीक कर लो, वो अधिकार जताते हुए बोली और वहाँ से चली गई, जबकि मैं अपना सर थाम कर बैठ गई थी। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अम्मा जी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी और मेरे लिए प्रोजेक्ट भी बहुत अहम था। कुछ पल सोचने के बाद मैंने एक फैसला लिया कि मैं अम्मा जी के साथ चली जाती हूँ। वो इतनी मोहब्बत से मेरे पास आकर बोली थी कि अब उन्हें इनकार करना उनकी बेइज्जती होगी। यही सोचकर मैंने अपना प्रोजेक्ट बंद किया और वॉशरूम जाकर कपड़े बदल लिए। मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना था। मैं बाहर आई तो अम्मा जी सफ़ेद शलवार कमीज पहने हुए खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थीं। मैंने पास जाकर उन्हें चलने के लिए कहा। फौरन ही ड्राइवर ने हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया। मैं अम्मा जी के साथ पीछे बैठ गई थी और उनकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा आप बताइए कहाँ जाना है और क्या ख़रीदना है आपको। वो फौरन से बोली, मैंने अपनी लाडो को तोहफा नहीं दिया था। मुझे साहब ने तनख्वाह इस बार थोड़ी देर से दी है। चलो मैं तुम्हें तोहफा दिलाऊंगी। हम मार्केट चलते हैं जो घर के करीब ही है। जबकि मैं उनके प्यार पर बहुत मुस्कुराई थी और उनकी तरफ देखते हुए बोली, आप ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा हैं। मुझे किसी तोहफे की ज़रूरत नहीं है। और रही बात सालगिरह की तो दिन निकल चुका है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ और कहती उससे पहले ही वो बोली, सही बात है, हम तो नौकर हैं इसलिए तुम हमारा तोहफा नहीं लेना चाहती। किसी और की तरह तुम मेरा तोहफा भी फेंक दोगी। उनकी बात सुनकर मेरा चेहरा तो लाल हो गया था और मैंने सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आपकी वजह से बोल रही थी। अच्छा चलिए छोड़िए, आपको जो तोहफा दिलाना है मुझे दिला दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। ये बोलकर मैंने ड्राइवर को आदेश दिया और करीबी मार्केट की तरफ ले जाने के लिए कह दिया। कुछ पल की दूरी के बाद हम मार्केट पहुंच गए थे। अम्मा जी अपनी शॉपिंग में मगन हो गई थीं और मैं अपनी शॉपिंग में। काफ़ी अरसा हो गया था मैं मार्केट भी नहीं आई थी, इसलिए मैं मगन अंदाज में अपने लिए चीज़ें खरीद रही थी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी जब मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। किसी की नज़रों की तपश मुझे लगातार अपनी पीठ पर महसूस हो रही थी। मैंने बेमन मुंह घुमाकर देखा लेकिन कोई भी वहां मौजूद नहीं था। मैंने अपने ख्याल को झटककर आगे बढ़ गई और अपने लिए चूड़ियां लेने लगी, मगर अचानक किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने फौरन पीछे की तरफ देखा, वहां किशन खड़ा था। उस समय वो ब्लैक पैंट और शर्ट में था और काफ़ी आकर्षक लग रहा था। कुछ पल के लिए तो मैं उसकी शख्सियत को देखकर हैरान रह गई कि वो इतना बदल गया है। मुझे कुछ लम्हे लगे उसे पहचानने में, वरना आम तौर पर मुझे उसे भूलना नहीं चाहिए था, क्योंकि सिर्फ 15 दिन ही तो बीते थे उसे नौकरी से निकाले हुए। वो मुझे देखते हुए बोला, कैसी हैं मैडम, तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? उसका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। मैंने हैरानी से किशन को देखा कि वो किस लहजे में मुझसे बात कर रहा था। हालांकि वो मुझे मैडम साहिबा या मालकिन कहता था। मैंने सिर को हल्के से झटक दिया और उसे देखते हुए बोली, हाँ किशन, मेरी तबीयत भी ठीक है और हालात भी। तुम बताओ तुम कैसे हो? उस दिन पापा ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। पापा को शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल वो थोड़ा, मैं कुछ और कहती इससे पहले ही वो बोला, काफ़ी दिनों से आपका पीछा कर रहा था, आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। आपके साथ गार्ड्स भी होते थे और आप व्यस्त भी रहती थी, लेकिन आज शायद आप फुर्सत से शॉपिंग करने आई हैं। मैंने सर को हल्की झलक दी जब वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, आपने वो तोहफा खोला जो मैंने आपको दिया था? उसके अचानक सवाल पर मैं झेंप गई। मेरे पास खूब धन दौलत थी, लेकिन इसके बावजूद मैं बहुत साधारण स्वभाव की थी। मैं किसी के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आती थी, बल्कि हर किसी को अहमियत देती थी और किसी को कमज़ोर नहीं समझती थी। मैं किशन को देखते हुए बोली, नहीं, अभी तक मौका नहीं मिला। माफ़ी चाहती हूँ, दरअसल उस समय अफरा तफरी ऐसी हो गई थी कि मुझे मौका ही नहीं मिला। खैर मैं अभी देखूंगी, तुम परेशान मत हो और इस तोहफे के लिए बहुत शुक्रिया।
यकीन मानो मैंने अब तक इस तोहफे को संभाल कर रखा है। मैं ज़रूर आज जाकर देख लूँगी कि तुमने मुझे क्या दिया है। मैं कुछ और कहती उससे पहले ही उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, आपके लिए बेहतर होगा मैडम कि जल्द से जल्द उस तोहफे को देख लें, वरना बहुत देर हो जाएगी। और अगर आपको हकीकत पता चल जाए तो मेरे तोहफे के डब्बे के नीचे एक नंबर होगा, उस पर कॉल कर लेना। बाकी मैं आपके लिए दुआ करूँगा। ये कहते ही वो अचानक मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन वो भीड़ में कहीं खो गया था। हम जिस मार्केट में आए थे वो मुझे पसंद नहीं थी, मगर मैंने अम्मा जी की खुशी की खातिर यहाँ आने में राहत जानी। अचानक अम्मा जी मेरे सामने आ गईं और मेरी तरफ एक शॉपिंग बैग बढ़ाते हुए बोलीं, माफ़ करना, देर से तोहफा दे रही हूँ, लेकिन याद रखना बहुत दिल से लिया है तुम्हारे लिए। मैंने मुस्कुराकर उनसे वो बैग ले लिया और उन्हें देखते हुए बोली, अगर कुछ और ख़रीदना है तो आप ले लीजिए, पे मैं कर दूंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे देखकर ना में सर हिलाते हुए मेरा हाथ थाम गईं और मुझे लेकर गाड़ी की तरफ चल पड़ी। हालांकि मुझे भी 2-4 चीज़ें खरीदनी थीं जो मुझे पसंद आई थीं, लेकिन किशन ने बात ही इस किस्म की कर दी थी कि मेरे दिल में अब जिज्ञासा पैदा हो गई थी कि आखिर उस तोहफे के अंदर ऐसा क्या है जो मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा, जो मुझे एक बड़े ख़तरे से बचा लेगा। उस डब्बे के नीचे नंबर, ये सब क्या कहानी थी? मैं इस गुत्थी को अब सुलझा देना चाहती थी, इसीलिए मैं खामोशी से घर की तरफ बढ़ चुकी थी। अम्मा जी अपने क्वार्टर में आराम करने के लिए चली गई थीं, जबकि मैं फ़ौरन अपने कमरे में आई थी। मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैंने किशन का तोहफा कहाँ पर रखा है, इसलिए मैं पागलों की तरह पूरा कमरा बिखेर चुकी थी, लेकिन उसका तोहफा मुझे कहीं भी नहीं मिला। अचानक ही मुझे याद आया था कि मैंने वो तोहफा एक नौकर के ज़रिए घर के अंदर भेज दिया था, इसलिए मैं एकदम नौकर को याद करने लगी थी और फ़ौरन ही मेरी आंखें चमक उठी थीं। वो नौकर अम्मा जी की ही रिश्तेदार थी। मैं फ़ौरन नीचे आई थी और रानी को आवाज़ देने लगी। मेरी 1-2 आवाज़ के बाद ही रानी मेरे सामने किसी बोतल के जिन्न की तरह सामने आ गई। मैं उसको देखते हुए सवालिया अंदाज में बोली, रानी मुझे सच सच बताओ, तुमने उस तोहफे का क्या किया था? जबकि मेरे सवाल पर रानी के माथे पर नासमझी के एक्सप्रेशन आए थे और वो मुझे देखते हुए बोली थी, क्या मतलब मैडम साहिबा, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। कौन सा तोहफा और मैंने क्या करना है? मैंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मेरा मतलब है मेरी सालगिरह वाले दिन मैंने तुम्हें एक लाल रंग का डिब्बा दिया था और कहा था कि इसे अंदर रखवा दो। वो दूसरा तोहफा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर से एक साया सा लहराया था। वो मुझे देखते हुए परेशान होकर बोली, आपके पापा का गुस्सा देखकर हमने यही सोचा कि इसे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, लेकिन हम लोग डर गए थे, इसलिए हमने पता नहीं कहाँ रख दिया, हमें भी याद नहीं आ रहा। लेकिन इतना याद है कि हमने वो तोहफा किचन में या फिर लॉन्ज या ड्राइंग रूम में रखा था। हम फ़ौरन ढूंढ देते हैं, वो बहुत ही सलीके से बोली थी, जबकि मैंने सर हिलाकर उसके साथ वो तोहफा ढूंढना शुरू कर दिया था। उस तोहफे में एक गहरा राज था जो अब मुझे जानना था, और यही चीज़ मुझे टेंशन में डाल चुकी थी। मैं और रानी थोड़ी ही देर में लॉन्च भी बिखेर चुके थे, लेकिन कहीं भी हमें वो तोहफा नहीं मिला। मैंने गुस्से से रानी की तरफ देखा, जबकि वो फ़ौरन बोली, मैडम साहिबा मैं किचन में देख लेती हूँ, शायद वहाँ पर हो। और मैं फ़ौरन ही ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। मेरे लबों पर बस एक ही बात थी कि वो तोहफा मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। आखिर पता तो चले कि उस तोहफे में ऐसा क्या है जो मेरी ज़िंदगी बदल सकता है, जो मुझे एक खतरे से दूर कर सकता है। मैं ड्राइंग रूम में ही छान रही थी जब अचानक मुझे एक ड्रॉअर में एक तोहफा मिल गया। मैंने फ़ौरन खुदा का शुक्र किया और रानी को मना कर दिया कि अब मत ढूंढो, मुझे मिल चुका है। मैं वहीं बैठकर उस तोहफे को खोलने के बारे में सोच रही थी। वो तोहफा एक मामूली से रैपर में लिपटा हुआ था। एक पल के लिए मेरे दिल में डर भी जागा था कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मेरी जान बचा सकता है, जो मुझे एक ख़तरे से दूर कर सकता है। यही बातें मुझे अजीब कश्मकश में डाल रही थीं।
चंद पल वहीं बैठकर उसे बंद तोहफे को देखती रही और फिर कुछ सोचकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। यहाँ पर पापा का कोई कैमरा भी हो सकता था। उसके अल्फाजों से साफ जाहिर था कि जो भी मामला है वो पापा से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर बैठकर मैंने वो रैपर खोलकर एक तरफ रख दिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और जैसे ही मैंने वो डब्बा खोला उसके अंदर एक ख़त मौजूद था। मेरे माथे पर बल आए, आखिर इस खत के अंदर क्या है। और फिर जब मैंने वो खत निकालकर पढ़ना शुरू किया, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान मेरे सर पर आ गिरा हो। मेरी रूह तक कांप गई। कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से खड़ी हुई। मैंने वो डब्बा अपने हाथ में ही ले रखा था, क्योंकि मुझे याद था कि उसने कहा था इस डब्बे के पीछे एक नंबर मौजूद है। मैं वो डब्बा हाथ में थामकर नीचे आई थी। जो भी मामला था लॉन्ज और बेसमेंट का ही था। मुझे इन दोनों जगहों पर ही शक था और इस खत में भी इन दो जगहों का ही जिक्र किया गया था। मैं लॉन्ज के कदरे कोने वाले हिस्से में आ गई और जब मैंने अपना पाँव ज़ोर ज़ोर से कोने वाले फर्श पर मारा तो मुझे लोहे की आवाज़ आनी शुरू हो गई। मैंने सब कुछ सोचकर आंखें बंद कर लीं। मुझे अपने बाप से इस हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं अभी इस जगह को खोल कर नहीं देख सकती थी, क्योंकि मेरे आसपास बहुत से नौकर मौजूद थे। मेरा इरादा अब बेसमेंट की तरफ जाने का था, लेकिन मैं अभी दिन के वक्त नहीं जा सकती थी, क्योंकि सब लोग जाग रहे थे और मैं नज़रों में आ सकती थी। इसलिए मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैंने अपना सर थाम लिया था। उस खत के अंदर जो लिखा था वो ये था, मैं किशन हूँ, लेकिन मैं एक खुफिया एजेंसी से आया हूँ आपकी मदद करने के लिए। हम आपके बाप के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, इसीलिए मुझे फ़ौरन ही आपके यहाँ बतौर नौकर भेजा गया है। जिसे आपके पापा ने चुना था, हमने उसे रास्ते से हटा दिया था, यानी उसे ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसे समझाकर दूसरी नौकरी दिलवा दी थी। उसकी जगह मैं आ गया था, आपके पापा के साथ रहने की कोशिश करने लगा था। तब कहीं जाकर मुझे सारा मामला समझ आया। दरअसल आप अपने बाप की संतान नहीं हैं, आपको गोद लिया गया है। आपके पापा कभी बाप नहीं बन सकते, इसलिए उन्होंने अपनी झूठी पहचान बनाने के लिए आपको अपनी बेटी बना लिया। आपके पापा का काम बहुत ही खतरनाक है। वो लोग अगवा करते हैं, खास करके लड़कियों को, और फिर उनके अंग निकाल कर बेच देते हैं। ज़्यादातर लड़कियां बेसमेंट में होती हैं और जब उनका कत्ल हो जाता है तब उन्हें दफना दिया जाता है। और ज़्यादातर लड़कियों को आपके लॉन्च के उस कोने में मौजूद एक जगह पर फेंक दिया जाता है, जो बिल्कुल एक टैंक की तरह अंदर की तरफ बना हुआ है, ताकि ना किसी को पता चले और ना ही कोई सबूत मिले। अगर आप मेरा साथ देना चाहती हैं और अपने बाप को बेनकाब करना चाहती हैं तो मेरे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपने बाप को बेनकाब नहीं करेंगी तो कुछ दिनों बाद आपका सौदा भी हो जाएगा। आप जब पार्टी में गई थीं तब ज़्यादातर क्लाइंट बाहर से आए थे। उन सब के सामने आपको ले जाया गया था ताकि वे लोग आपको पसंद कर लें। आपको मारा नहीं जाएगा, ना ही आपके अंग निकाल कर बेचे जाएंगे, बल्कि आपको ऐसी जगह बेच दिया जाएगा ताकि आपके शरीर का इस्तेमाल करके अमीर आदमी लज्जत हासिल कर सकें। दुनिया में यही मशहूर है कि आप राजवीर खुराना की बेटी हैं, मगर ये सच्चाई नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपना DNA टेस्ट भी करवा सकती हैं। ये बातें मेरे दिमाग बंद करने के लिए काफ़ी थीं। सबसे पहले मैं बेसमेंट चेक करना चाहती थी, इसके बाद ही मैं आगे बढ़ती। किशन की बात सही थी। पार्टी के दौरान मुझे कई बार अपने वजूद पर गहरी निगाहें महसूस हुई थीं और अपने पापा का स्पर्श भी गलत महसूस हुआ था, लेकिन मैं हमेशा अपना सर झटक दिया करती थी कि कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मेरी गलतफहमी है। मैंने जो कपड़ा पहना हुआ है शायद इसी वजह से सब मुझे देख रहे हैं, मगर कुछ तो अलग था। और अब लॉन्च के अंदर उस जगह से आवाज़ आना इस बात की निशानी थी कि पापा कुछ तो कर रहे हैं। अब रात धीरे धीरे गुजरती चली गई थी। जैसे ही शाम के साए ढले, तमाम मुलाजिम अपने क्वार्टर में चले गए थे। सिर्फ एक चौकीदार और कुछ गार्ड्स ही मौजूद थे।
جن کا دھیان بیسمنٹ کی طرف بالکل بھی نہیں تھا۔ میں نے بہت احتیاط کے ساتھ قریب 11 بجے کے بیچ اپنے کمرے سے نکل کر بیسمنٹ کی طرف رخ کیا۔ مجھے بس ایک ہی ڈر تھا کہ کوئی میری طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ میرے لبوں پر صرف ایک دعا تھی کہ پاپا بھی نہ آئیں، کیونکہ اگر مجھے اس وقت کوئی دیکھ لیتا تو میرے لیے بہت بڑی مشکل پیدا ہو سکتی تھی۔ میں نے بہت احتیاط سے وہ راستہ پار کیا۔ جب میں بیسمنٹ کے قریب آ کر اس کے دروازے کو دیکھ رہی تھی تو چند سیکنڈ کے لیے میں اپنی جگہ پر خاموش کھڑی رہی۔ نہ جانے کیوں مجھے واضح طور پر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اندر لڑکیاں موجود ہیں۔ میں نے اپنے قدم بیسمنٹ کی طرف بڑھائے۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہی تھی کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، اور جب میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ بڑے تالے سے بند کر دیا گیا تھا۔ میری نظر بار بار پیچھے کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ بابا نے اگر اندر لڑکیاں رکھی ہوں گی تو وہ یہاں سے غافل نہیں ہو سکتے۔ میرے فوراً ایک چھوٹی سی جھری سے اندر جھانکا تھا، اور کشن کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ پاپا واقعی لڑکیوں کو اغوا کر کے بیسمنٹ میں رکھے ہوئے تھے۔ کچھ لڑکیوں کو شاریرک طور پر استعمال کرنے کے لیے آگے بھیجا جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا باپ اس حد تک جا سکتا ہے۔ پیسوں کی لذت انسان کو یہ سب کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے حیرانی تو اس بات کی تھی کہ میرے باپ نے میرا ہی سودا کر دیا تھا۔ بے شک میں ان کی بیٹی نہیں تھی، لیکن انہوں نے مجھے پالا تھا، مجھے پیار دیا تھا، مجھے ہر عیش و آرام اور مالا مال رکھا تھا جو ایک پتا اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر اپنے پاپا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگر اس سمے میں سوارتھی ہو جاتی، ان لڑکیوں کے بارے میں نہیں سوچتی تو مجھ پر لعنت تھی۔ میں بھی تو ایک لڑکی تھی اور میری جان کو بھی خطرہ تھا۔ اگر میں نے کسی اور سے سمپرک نہیں کیا ہوتا تو میں بھی بری طرح سے پھنس سکتی تھی، اور بیسمنٹ میں موجود وہ معصوم لڑکیاں بھی جان کی بازی ہار سکتی تھیں۔ میں نے تھوڑی دیر تک اسی بارے میں سوچا کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا مجھے فون کر دینا چاہیے؟ کیونکہ اگر میں فون کر دیتی تو مجھے گواہی دینی تھی، اور اس کے بعد پاپا کی زندگی ختم ہو جاتی۔ میری گواہی بہت معنی رکھتی تھی، کیونکہ میں ان کی سنتان تھی، ان کے ساتھ رہتی تھی۔ مجھ سے زیادہ میرے پاپا کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ قانون بھی میری گواہی کو ترنت مان لیتا۔ کچھ سوچ کر میں نے گہری سانس لی اور اس نمبر پر فون ڈائل کر دیا۔ میرے پہلی بیل پر ہی کال اٹھائی گئی۔ سامنے سے کوئی اور بات کر رہا تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے اسے ساری استھتی سے اوگت کروا دیا تھا اور بتایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں جو بھی کرنا ہے تم کر سکتے ہو۔ جب کسی نے میرا شکریہ ادا کیا اور ترنت ہی آدھے گھنٹے بعد وہ پوری فورس کے ساتھ ہمارے گھر آ پہنچے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس حد تک جاؤں گی۔ مجھے آج سمجھ آیا تھا میری تنہائی، میری خاموشی، میری سمجھداری اب کس کام آئی تھی۔ بے شک تنہائی انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، لیکن کچھ تنہائی انسان کو اتنا سمجھدار بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے۔ کشن نے فوراً ہی پاپا کو اریسٹ کروا دیا تھا، جبکہ پاپا مجھے بے یقینی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس حد تک پہنچ گئی جس حد سے پاپا مجھے ہمیشہ دور رکھتے تھے۔ فوراً ہی انہیں جیل کر دیا گیا تھا، اور جب میں نے گواہی دی تو ان کی زندگی ختم ہو گئی تھی۔ انہیں پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا تھا۔ پاپا کا زیادہ تر پیسہ حرام کا تھا، اسی لیے ان سبھی پیسوں کو بھی میں نے چیریٹی میں دے دیا تھا، کیونکہ پاپا کے بعد ان کا وارث میں ہی تھی۔ میں نے بس اپنی زندگی کے مطابق اپنے پاس پیسے رکھے تھے اور اس سے کاروبار شروع کیا تھا، اور دل لگا کر اس میں محنت کرنے لگی تھی۔ کبھی کبھی مجھے میرے پاپا یاد آتے ہیں، لیکن جب ان کی حرکتیں یاد آتی ہیں تو میرا دل پھٹنے کے قریب آ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو کیا تھا اس کی معافی نہیں تھی۔ ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اتنی بڑی مصیبت سے نکالنے کے لیے سب سے بڑا ہاتھ کشن کا تھا، جس کی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں اسے ایک اچھا دوست بھی مانتی ہوں۔ تو دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا میں نے اپنے پاپا کے ساتھ ٹھیک کیا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔